फर्स्ट लॉ क्या होता है? देखिए यहाँ आप देखते होंगे कि एक बॉल, ये बॉल क्या है? बॉल है। ये बॉल को ये किस अवस्था में है? रेस्ट में। जब इसको किक किए, क्या क्या किक किया, जब इसको किक किया तो मोशन में चले आया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में रहे, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस ए फोर्स इज क्या? अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इस पे क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। क्या हुआ? फोर्स अप्लाइड हुआ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये हुआ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में और यह भी कहा जाता है यदि कोई बॉडी मोशन में है, मानो ये एक कार, ये कार किसमें है? मोशन में। कार किसमें है? मोशन में। तो इस पे क्या हुआ? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया, या इसका फ्रिक्शन को बढ़ा दिया गया, मतलब रफ सरफेस कर दिया गया। तो धीरे धीरे क्या करेगा? रुक जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा? रुक जाएगा। मतलब इस पे क्या लगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका क्या हुआ? गति में क्या हुआ? स्थिर, मतलब स्थिर किया, इसका गति को स्थिर किया। इसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। न्यूटन्स में फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए इनर्शिया होता है कि कोई भी एक फिजिकल फोर्स है दैट कीप्स थिंग, वो कोई भी वस्तु को वहां लगता है वेयर दे आर और कीप्स देम मूविंग इन द डायरेक्शन दे आर मूविंग। जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है उस डायरेक्शन उसको मूव, मतलब कहता है कि वस्तु को स्थिर बनाए रखे। क्या रखे? वस्तु को स्थिर बनाए रखने वाली, या हम लोग कहते हैं दिशा विशेष में गतिमान रखने वाली जो भौतिक शक्ति होता है उसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मतलब वस्तु की स्थिति या स्थिरता या गति स्थिरता प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। समझ चुके हैं? उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है कि कोई भी बॉडी, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रिमेन्स एट रेस्ट में ही बनाए रहे, एंड कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही बनाए रखे। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा, मानो स्ट्रेट लाइन में है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड। जब तक अनलेस इट इज कॉम्पेल्ड, उसको जब तक हम लोग क्या करेंगे? कोई भी फोर्स देने का मजबूर यदि कर देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब रेस्ट में तो उसको हम फोर्स लगाते तो कुछ मोशन कर जाता है, मोशन में है उसको हम रोकने का कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है तो रुक जाता है। किस मोशन में? या उसका हम स्टेट चेंज करते हैं, उसका या डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में तीन चीज आता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में तीन चीज आता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन दो चीज इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही माना जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आप लोग को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, चलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि मतलब इसमें दो स्टेटमेंट हो जाता है। एक दो स्टेटमेंट ये होता है यदि कोई बॉडी रेस्ट में तो रिमेन्स एट रेस्ट। मानो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल आप लोग यहां देखिए, उसके बाद मोशन करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कि क्या है? रेस्ट में मतलब इस जगह ये क्या है? बैठा हुआ आदमी, ये आदमी यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही बस आगे की ओर मूव किया, पीछे की ओर बैकवर्ड में चला गया। इसी को कहते हैं, एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं कि जैसे हैंगिंग कारपेट होता है, कोई भी कारपेट है उसको आप स्टिक से बीट कीजिए तो 10 पार्टिकल जो उससे गिरता है स्टार्ट फॉलिंग ऑन इट, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका एग्जांपल कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मतलब और कोई भी ट्रेन चलता है या बस चले, सडनली स्टार्ट होता है तो उसमें जो बॉडी है, मानो हम बैठे हुए तो हम रेस्ट में बैठे हुए तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? स्टैंडिंग टेंस टू फुल बैकवर्ड। मानो हम लोग खड़े हैं तो रेस्ट मोशन में, एकाएक सडनली कार चलने लगा, हम लोग पीछे की ओर फकाते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हो जाता है। समझ चुके हैं? कोई दिक्कत? चलिए अब इनर्शिया ऑफ मोशन पे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। बस क्या होता है? स्टार्ट सडनली द स्टैंडिंग पैसेंजर, जो खड़ा पैसेंजर है,
खड़ा यात्री, खड़ा यात्री जो पैसेंजर, वो क्या होता है, फॉल बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, गिरने लगता है, मतलब टेंस कर देता, मतलब इससे फेंका जाता, तो उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए होंगे। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कि यदि कोई कार बहुत फास्ट स्पीड में जा रहा है, कोई भी बॉडी मोशन में जा रहा है, तो कंटिन्यू टू बी स्टेट इन द मोशन विद द सेम स्पीड इन द यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाता है। जो ना मानिए कि एक साइकिलिस्ट है, मानो एक साइकिल वाला, एग्जांपल में यहां से एग्जांपल आप लोग को मैं दे रहा हूं, मानो एक साइकिल वाला, मानो एक साइकिलिस्ट है, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, मानो साइकिलिस्ट है। ये साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है। यह मानो एक साइकिल है, यहाँ आदमी है, क्या है, साइकिल। मानो एक साइकिल, साइकिल को क्या कर रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है तो कोई भी रोड पे ही चलाएगा, ऐसा तो नहीं कि दूसरी जगह चलाएगा। तो होता क्या है कि हम यदि रोकते हैं, पैडल देना रोक देते हैं, तो कुछ देर बाद वो रुकता है, इमीडिएटली तो नहीं रुकता, इमीडिएटली रुकता है, नहीं रुकता है। तो रोड का जो लेवल होता है कि कितना इसमें फ्रिक्शन होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि मानो कोई साइकिलिस्ट है, तो वो यदि स्पीड में चल रहा है, उसको एकाएक रोकना है तो इमीडिएटली नहीं रुकेगा, कुछ दूर बाद जाके रुकता है। मतलब उसको पैदल देना यदि बंद कर दे तो तुरंत नहीं रुकेगा, कुछ देर बाद रुकेगा। मानो एक साइकिल है, एक एग्जांपल, ये साइकिल जा रहा, हम पैडल दे रहे हैं, लेकिन यदि हम पैडल देना बंद कर देते, पैडल देना बंद कर देते, तो कुछ दूर बाद जाके स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे में जो लग रहा है, चक्का के नीचे वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ देर वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो इसको क्या करता है, रफ सरफेस रहता है तो उसको रोक देता है। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। आप लोग एग्जांपल से समझ गए होंगे। जैसे कोई ट्रेन है, मानिए ट्रेन है, ट्रेन वो चलता ट्रेन, उससे एक पैसेंजर कोई मूव, मतलब वहां से क्या कर दिया गया, जंप कर गया, तो वो नीचे गिर जाता। तो मानिए ट्रेन इस डायरेक्शन में जंप कर, इधर यदि वो जंप करता, बाहर जंप करेगा, तो ट्रेन के डायरेक्शन में ही वो जंप कर, मतलब ट्रेन के डायरेक्शन में ही वो गिरेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वो बैक साइड गिरेगा, ट्रेन के डायरेक्शन में ही गिरेगा, ठीक। आप लोग एक चीज और नोटिस किए होंगे, मानिए कि इस डायरेक्शन में बस जा रहा, हम कूद गए बस पे से, तो बस पे से कूदना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मत कूदिए। होता क्या कि बस जा रहा, हमेशा से उतरे धीरे उसकी मोशन के इक्वल यदि अपना मोशन कर लेंगे तो हम लोग अच्छे तरीका से उतर जाते हैं। देखते होंगे आप लोग, ट्रेन में जो बेचता है कुछ इधर उधर, वो अपनी टोकरी को लेते हुए ही नीचे चला जाता और वो गिरता भी नहीं। वो क्या है, वो पता चल जाता, वो फिजिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन वो अपना मोशन को इक्वल कर लेता है जितना स्पीड में ट्रेन जा रहा, और उस डायरेक्शन में वो उतरना चाहता है जिस डायरेक्शन में क्या है ट्रेन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं उतरेगा। ठीक, समझ चुके हैं। चलिए, और एक चीज आप लोग देखे होंगे, कोई रनिंग कार, मानो कार है, कार क्या कर रहा है, यहाँ रनिंग कर रहा, कार क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा, कार है, कार क्या कर रहा है, रनिंग कार जो होता है उसमें मानो यदि हम बैठे हुए हैं, अचानक स्टॉप कर दे, मानो गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है, अचानक स्टॉप कर दे, तो हम लोग आगे की ओर फकाते हैं, किधर फकाते हैं, आगे की ओर। हम लोग यदि आप लोग देखे होंगे, आगे की ओर गिरते, आगे की ओर गिरते हैं जब कार, चलती हुई कार, जब चलती हुई कार अचानक रुक जाए, अचानक
रुक जाए। चलती हुई कार यदि अचानक रुक जाता तो हम लोग आगे की ओर फेंकाते हैं। ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था कि चल मतलब रुकी हुई बस एकाएक यदि सडनली वो मोशन में आता तो हम लोग पीछे की ओर फेंकाते हैं। दोनों में अंतर आप लोग समझ गए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है आप लोग यहां से समझिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इजी वे में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या था? मानिए कार, हम लोग कार को मूव करते, इस रोड में जा रहे हैं, हमको मुड़ना इधर, इस रोड में जा रहे हैं, मुड़ना इधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है? बाहरी एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कंडीशन ही अप्लाई हो जाता तो वो कुछ डिग्री से मूव कर जाता है। इतना चीज समझ, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग समझाना था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है ये मैं आप लोग को बता दिया था कि कोई बॉडी यदि मोशन में रहे तो कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन, ये मैं बता चुका हूं अभी आपको। कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन, यदि कोई बॉडी विद द सेम स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन अप्लाइड ऑन इट चेंज द स्टेट। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। एक्सटर्नल अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने एग्जांपल भी आप लोग को बताया कि कोई भी रनिंग कार है, स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू रन फॉरवर्ड। हाँ बताया है कि आगे की ओर क्या होता है? गिरता। बताए थे ना, जब कोई रनिंग कार में पैसेंजर यदि मतलब बैठा हुआ है तो आगे की ओर गिरता, और पैसेंजर जंप आउट ऑफ द मूविंग कार फॉल्स डाउन, वो नीचे गिर जाता। ऐसा तो नहीं कार एक साथ चला जाता, वो नीचे गिर जाता। समझे? साइक्लिस्ट डज नॉट कम रेस्ट इमीडिएटली, तुरंत वो नहीं आता है। जब वो पेडलिंग स्टॉप कर, जब वो पेडलिंग देना बंद कर देता कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब एक अनबैलेंस फोर्स लगता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अनबैलेंस फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो रफ सरफेस के कारण लगता है। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं हम लोग। न्यूटन साहब 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन साहब फर्स्ट लॉ जो दिए थे, every object moves in a straight line unless acted upon by the force, पहला दिए थे, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम आपको बता दिए, इसमें ज्यादा चर्चा आप नहीं करेंगे। ठीक, ये बता चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? द फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, of the body is directly proportional to the किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स हम लोग क्या किए? अप्लाइड फोर्स। अभी मैं बताऊंगा आप लोग को अच्छे तरीका से। जो अप्लाइड फोर्स तो होता क्या है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां देखिए, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्सर्टेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट मास, ऑब्जेक्ट के मास। होता क्या है कि फोर्स जो होता है, फोर्स डायरेक्ट किस पे लगा? इसका एक्सीलरेशन पे हो जाता है। मतलब यदि फोर्स बढ़ेगा, यदि एकाएक हम फोर्स बढ़ाते हैं तो इसका एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। फोर्स बढ़ाने से एक्सीलरेशन क्या होता है? बढ़ता। और इसका क्या होता है? फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है विल बी टाइम टेकन। क्या होता है? टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन। मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको आप इस तरह लिखिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए तो होता ही है, या एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए।
या आप इस तरह लिख सकते हो एम ए को हम क्या लिख सकते हैं dv बाय क्या dt। तो F इज इक्वल टू एम dv बाय क्या dt, वेयर m क्या कांस्टेंट हो जाता है इस जगह ना। A इज इक्वल टू dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग समझ गए होंगे, वेयर के क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, के क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, के कांस्टेंट हो जाता है। चलिए इसको हम कहते हैं मास, इसको कहते हैं हम लोग मास, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। और एसआई यूनिट जो होता है इसका, एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन, एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन, या इसको हम लोग कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर। मास का क्या होता है मास का केजी आया, मास इंटू एक्सीलरेशन जो हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू केजी एक्सीलरेशन मास डीवी बाय dt वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं 1 न्यूटन। क्या कहते हैं 1 न्यूटन, या डाइन में लिखते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, समझ चुके हो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, क्या होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक, इस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स एक्ट किया, समझ चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा, जिससे इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। एक चीज आप लोग देखे होंगे कि मानिए क्रिकेट के दौरान देखते होंगे कि हम लोग को बॉल आता तो कैच लेते तो इस तरह करता, मुझे मतलब बॉल आ रहा तो इस तरह करता। क्यों इस तरह इसलिए करते हैं क्योंकि मानो कि व्हेन द कैचिंग द बॉल, मतलब व्हाइल कैचिंग ए बॉल द क्रिकेटर्स जो होता है विथड्रॉ हिज हैंड, अपना हैंड को किधर करता है अलोंग द बॉल, जिस अलोंग द बॉल की ही अलोंग करता, तो उस जगह क्या होता नहीं तो चोट लग जाएगा आदमी को। ठीक, तो और एक चीज देखते होंगे कोई भी ग्लास वेसल्स हैं, कोई भी ग्लास वेसल्स मानो, ठीक क्रिकेटर बता दो समझ में आ गया होगा, कोई भी ग्लास वेसल्स, कोई भी ग्लास है, कौन सा ग्लास कांच का ग्लास है, उसको यदि हम हार्ड सरफेस पे गिराते हैं, हार्ड सरफेस पे गिराते हैं तो क्या होता है ब्रेक हो जाता, क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता, टूट जाता। लेकिन जैसे ही कांच ग्लास को आप सॉफ्ट सरफेस पे गिराते हैं, मतलब कारपेट पे गिराओ, कोई भी सॉफ्ट सरफेस है मानो कारपेट पे गिराओ, कारपेट पे गिराते हैं तो ये नहीं टूटता। क्यों, सब न्यूटन सेकंड लॉ का कमाल। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं, ग्लास को हम क्या किया हार्ड सरफेस पे क्या किया गिराना, तो ये क्या हो जाता है ब्रेक कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, ये नहीं ब्रेक करता, समझ चुके हैं। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहता है, कोई भी बॉडी है when one body exert a force on the another body, मानो एक हम बॉडी है, एक ये हम इस पे फोर्स लगा, तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लगाया, तो मतलब लिख सकते हैं व्हेन ए बॉडी, लिखिए न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेन ए बॉडी exerts, when a body exerts a force on the another body, when a body exerts
ए फोर्स, किस पे फोर्स लगाता है? ऑन अनदर बॉडी, अनदर बॉडी, अनदर बॉडी, देन अनदर बॉडी क्या करता है? एग्जैक्ट ए, एंड देन अनदर बॉडी एग्जैक्ट्स, लिख देता हूं, एग्जैक्ट ए फोर्स, एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द, किस बॉडी पे? मानो हम लगाए उस पे फोर्स, वो मेरे पे फोर्स लगा, टू द फर्स्ट बॉडी, टू द फर्स्ट बॉडी। अब यही तक समझना। देखिए कोई भी बॉडी है, वो मानो एक बॉडी है, मानो एक बॉडी है, मानो ये, हाँ बॉडी, मानो एक ये बॉडी है, ये इस पे फोर्स लगा, ये भी तो इस पे लगाया, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगाता है, मानो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगाता है, उसी को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन विच इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन अदर वर्ड कह सकते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज नॉन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज और यहां समझना आप लोग को कि द फोर्स एक्जेक्ट बाय द फर्स्ट बॉडी, और एक चीज लिख देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, एक्जेक्ट ऑन द फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन अनदर बॉडी एक्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ठीक, अब इसी में एक चीज और आप लोग को लिखना है कि किसके, द फोर्स एक्जेक्ट बाय द फर्स्ट बॉडी, पहला जो बॉडी है, मानो एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, बॉडी ए, बॉडी बी, ठीक, बॉडी ए के कारण ये मानो फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड। अब चलिए आप लोग को समझाते हैं। फर्स्ट बॉडी के द्वारा, वहां देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट बॉडी द फोर्स एक्जेक्ट बाय द फर्स्ट बॉडी, इसके द्वारा जो फोर्स लगा, इसके द्वारा जो इस पे क्या लगा? फोर्स लगा, इसके द्वारा when a first body exert a force on another body, when a first body A, क्या A exerts a force on second body B, किस बॉडी पे लगाया? B पे लगाया। द फोर्स एक्ट द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एक्शन। क्या कहते हैं? एक्शन। ये वाला जो फोर्स लगा इसी को क्या कहते हैं? एक्शन। मतलब व्हेन ए फर्स्ट बॉडी क्या लगाया? एग्जैक्ट फोर्स लगाया बॉडी बी पे, तब जो फोर्स उसी को हम कहते हैं, बॉडी बी पे जो फोर्स लगा उसी को कहते हैं हम लोग एक्शन। और क्या क्या? ये बॉडी बी है, अब दूसरा कलर ले लेता हूं, ये बॉडी बी है, द बॉडी बी, यहां लिखिए द बॉडी बी एग्जैक्ट्स ए फोर्स, क्या क्या? एग्जैक्ट फोर्स, व्हेन द बॉडी बी एग्जैक्ट फोर्स टू द फर्स्ट बॉडी, ओ सॉरी, टू द फर्स्ट बॉडी, क्या कहता है? एंड द फोर्स एग्जैक्ट बाय द सेकेंड बॉडी, किस बॉडी के? बॉडी बी के द्वारा जो फोर्स लगा किस बॉडी पे? फर्स्ट बॉडी को, उसी को हम लोग कहते हैं विच इज नॉन एज रिएक्शन, विच इज नॉन एज रिएक्शन। मतलब बॉडी बी इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, बॉडी बी फोर्स लगाया, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, और इसको क्या कहते हैं? एक्शन। अब समझे आप लोग? तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं? अदर वर्ड में कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं डबल, एवरी एक्शन देयर इज, क्या? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ।
इसी को क्या कहेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी को क्या कहेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अदर वर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज नॉन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ का। इसके बाद जो हम लोग इसका एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी प्लेन जेट है, तो प्लेन जेट है तो उसमें देखते होंगे कि एक्सीलरेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इजेक्टिंग फ्यूल है या गैस है वो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट करता है, तो आगे की ओर एक्सीलरेट हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे नाव से हम जा रहे हैं पानी में जा रहे हैं, तो नाव से कूदते हैं, तो नाव हम आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाता है। ठीक, इतना ही आज। आगे जो है आगे हम आप लोग से बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोर्स। ओके, थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में